हाय बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक ही होंगे और अपनी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। क्लास 12th की समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समाकलन पर चर्चा की थी तथा समाकलन को परिभाषित किया था। समाकलन को हमने इस तरीके से परिभाषित किया था कि समाकलन जो है अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया होती है, जिसकी सहायता से हम दिए गए अवकलज का पूर्वज या प्रति अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हमने अवकलन की सहायता से प्राप्त कई सारे मानक अवकलजों के समाकलन प्राप्त किए थे या प्रति अवकलज प्राप्त किए थे, जिनका आने वाले सवालों में अभ्यास में दिए गए सवालों को हल करने में सूत्रों की तरह इस्तेमाल होगा। अब चूंकि समाकलन को हम परिभाषित कर चुके हैं और अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया के रूप में हमने समाकलन को परिभाषित किया है, तो यह जानना आवश्यक है कि आखिर अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया कैसे है। जब तक हमें अवकलन के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होगा, जब तक अवकलन और समाकलन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, तब तक हम समाकलन को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इस वीडियो में हमारा ये प्रयास होगा कि हम अवकलन और समाकलन की संक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें, दोनों में अंतर जानें कि वास्तव में अवकलन और समाकलन में क्या अंतर है और कैसे अंतर है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हम एक ऐसी सीमा रेखा खींच सकें जिससे हम अवकलन और समाकलन को स्पष्ट रूप से समझ सकें। अब हम बारी बारी बिंदुवार अवकलन और समाकलन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहले अवकलन कैसे, एक साइड अवकलन लेते हैं, समाकलन तो पहले हम देखेंगे कि अवकलन क्या चीज है। जब किसी एक राशि में कोई सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित किसी दूसरी राशि में भी सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तो पहली राशि में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन के सापेक्ष उससे संबंधित किसी दूसरी राशि के मान में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन की जो दर होती है, उसे ही हम पहली राशि के सापेक्ष दूसरी राशि का अवकलन कहते हैं। भाषा थोड़ी ऐसी लग सकती है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन है बहुत सरल, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि कोई फलन y = fx दे रखा है, यानी y का मान x पे निर्भर करता है, x के मान पे निर्भर करता है। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्वतंत्र चर है x और y है, परतंत्र चर क्योंकि y का मान x के मान पे निर्भर कर रहा है। अगर हम ये माने कि x के मान में कोई सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, तो सीधी सी बात है दिए गए फलन के अनुसार y के मान में भी एक सूक्ष्म परिवर्तन होगा। मान लेते हैं x के मान में कोई सूक्ष्म परिवर्तन dx हुआ है, तो दिए गए फलन के अनुसार y के मान में भी एक सूक्ष्म परिवर्तन मान लेते हैं ये dy हुआ है। तो dy/dx को ही x के सापेक्ष y का अवकलन कहते हैं और यो हमको प्राप्त होता है f'(x). इसे हम x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक कहते हैं। इस तरीके से dy/dx f'(x) के बराबर होता है। ये अवकलन की परिभाषा है। अब चूंकि समाकलन को हमने अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया के रूप में परिभाषित किया हुआ है, तो हम जानते हैं यदि हमको कोई अवकलज दिया गया है तो समाकलन की सहायता से हम उसका पूर्वक या प्रति अवकलज ज्ञात कर सकते हैं, पूर्व फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर f'(x) जो कि y का एक अवकल गुणांक है या अवकलज है, तो अगर अवकलज का हम समाकलन करेंगे तो समाकलन की सहायता से दिए गए अवकलज का पूर्व फलन y या f(x) ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, मान लेते हैं कोई हमको अवकलज f'(x) दिया गया है, तो dx के सापेक्ष अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो बदले में हमको इसका पूर्व फलन y या f(x) प्राप्त हो जाएगा। यह समाकलन की परिभाषा। ये पहला अंतर था जो परिभाषा में स्पष्ट होता है। अब दूसरे अंतर पर विचार करते हैं। एक्चुअली वो अंतर नहीं है, समानता है। समानता कैसी, जैसे अवकलन केवल उन्हीं फलनों का हो सकता है जो सतत और अवकलनीय होते हैं दिए गए अंतराल में, बंद अंतराल में। इसी प्रकार चूंकि समाकलन अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया है, तो सीधी सी बात है समाकलन भी केवल उन्हीं फलनों का हो सकता है जो दिए गए बिंदु पर या दिए गए अंतराल में सतत और अवकलनीय होते हैं। अगर कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो उसका अवकलन नहीं किया जा सकता। चूंकि अवकलन नहीं ज्ञात किया जा सकता तो हमको अवकलज नहीं मिल सकता। जब अवकलज नहीं मिल सकता तो सीधी सी बात है हम समाकलन भी
नहीं कर सकते। तो अवकलन और समाकलन केवल उन्हीं फलनों का किया जा सकता है जो दिए गए बिंदु पर सतत होने चाहिए या दिए गए अंतराल में अवकलनीय होने चाहिए। इसी प्रकार समाकलन भी उन्हीं फलनों का किया जा सकता है जो दिए गए बिंदु पर सतत हो और दिए गए अंतराल में अवकलनीय हो। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक्चुअली वो भी अंतर नहीं है, लेकिन आप जान ले दोनों तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो अवकलन और समाकलन जो नियमों का पालन करते हैं वो हमें अच्छी प्रकार पता होना चाहिए। नियम यह है कि अवकलन और समाकलन दोनों ही रैखिकता के नियमों का पालन करते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। तो अब ये लीनियर प्रॉपर्टी क्या है ये हमें समझना चाहिए। लीनियर प्रॉपर्टी क्या है चलिए समझते हैं। रैखिक नियम, रैखिक नियम, लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी इसके दो उपनियम हैं। पहला उपनियम पहले देखते हैं, अब वो भी अवकलन के संबंध में, यद्यपि दोनों पे ही लागू होता है, अवकलन और समाकलन दोनों ही उसका पालन करते हैं। क्या है, मान लेते हैं कि कोई फलन f(x) दे रखा है और उसको किसी अचर संख्या या स्केलर क्वांटिटी a से गुणा कराई गई है। तो किसी फलन और किसी अचर के गुणनफल का जो अवकलन होता है वो क्या होता है उसे हमें समझना है। ddx ऑफ a मल्टीप्लाइड विद fx किसके बराबर होगा, किसी फलन और किसी अचर के गुणनफल का अवकलन जो है अचर और फलन के अवकल गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब a को हम बाहर ले लेंगे और ddx किसका करेंगे, fx का करेंगे। ये है रैखिकता का पहला नियम। कहने का मतलब किसी फलन और किसी अचर का गुणनफल दिया गया है और उनका हमको अवकलन करना है, तो क्या होगा, फलन और फलन के अवकल गुणांक और दिए गए स्केलर क्वांटिटी यानी कि a के गुणनफल के बराबर होता है। ये रैखिक नियम का पहला उप नियम है और इसी नियम का पालन जो है समाकलन की संक्रिया भी करती है। मान लेते हैं कि कोई फलन दे रखा है fx और इसमें किसी अचर क्वांटिटी एक कोई स्केलर क्वांटिटी दे रखी है और हमें इसका समाकलन करना है। तो ये बहुत आसान है, हम अचर को बाहर लिख लेंगे और समाकलन किसका करेंगे, fx dx का करेंगे। यानी किसी फलन और अचर के गुणनफल का जो समाकलन होता है फलन के समाकलन और अचर के गुणनफल के बराबर होता है। अब फलन और समाकलन दोनों ही रैखिक नियम के पहले उपनियम का पालन करते हैं। दूसरा उपनियम क्या है, दूसरा उपनियम भी बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो फलन दे रखे हैं जो परस्पर किसी योग या अंतर से जुड़े हुए हैं, प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, तो उनका हम अवकलन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मान लेते हैं कोई एक फलन fx दे रखा है और एक कोई फलन दे रखा है gx और हम इनका ddx करना चाहते हैं, तो कैसे होगा, दो फलनों के योग का अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे, कैसे प्राप्त होता है, तो बहुत आसान है। दोनों फलनों के अवकलन या अवकल गुणांकों के योग के बराबर होता है। कैसे, ddx ऑफ fx प्लस ddx ऑफ gx, यानी दो फलनों के योग का जो अवकल गुणांक होता है वह दोनों फलनों के अलग अलग अवकल गुणांकों के योग के बराबर होता है। और यह बात जो है समाकलन में भी लागू होती है। अगर कोई दो फलन दे रखे हैं, मान लेते हैं कि वो एक फलन fx दे रखा है और एक कोई फलन gx दे रखा है और हम इनका समाकलन करना चाहते हैं, तो दो फलनों के योग का समाकलन दोनों फलनों के अलग अलग समाकलनों के योग के बराबर होता है। ये लीनियर प्रॉपर्टी का दूसरा उपनियम है और ये केवल योग पर ही लागू नहीं है, ये अंतर पे भी लागू है, यानी कि माइनस के लिए भी पूर्णतः सत्य है। अगर दो फलनों का अंतर दे रखा है यानी माइनस दे रखा हुआ है, तो उनका अवकलन जो है दोनों फलनों के अलग अलग अवकलन गुणांकों के अंतर के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर समाकलन में हम जाएंगे तो दो फलनों के समाकलन का दो फलनों के अंतर का जो समाकलन है वो दोनों फलनों के अलग अलग समाकलनों के अंतर के बराबर होता है। उपनियम एक और उपनियम दो दोनों साथ साथ पढ़े जाते हैं, दोनों ही साथ साथ लागू होने चाहिए और इन्हीं को हम रैखिक नियम कहते हैं या लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर कोई संक्रिया इन दोनों उपनियमों का पालन करती है तो हम ये कहते हैं कि वह संक्रिया जो है
रैखिक नियम या लीनियर प्रॉपर्टी का पालन करती है। तो यहाँ पर मेरे बताने का उद्देश्य यह है कि अवकलन और समाकलन दोनों ही संक्रियाएं जो है लीनियर प्रॉपर्टी का पूर्णतः पालन करती हैं। किसी दिए गए फलन का उसके चर के सापेक्ष जो अवकल गुणांक होता है या जो अवकलन होता है वह दिए गए बिंदु पर किसी बिंदु पर ज्ञात किया जाता है और यह निश्चित होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब केवल एक और केवल एक ही मान हमको प्राप्त होता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई फलन दे रखा है y = fx दे रखा है और इसका हम x के सापेक्ष अगर ddx करते हैं, dy dx करते हैं तो हमें f' प्राप्त होता है। और x के किसी विशेष मान पर दिए गए मान पर मान लेते हैं x बराबर a है, तो dy/dx जो है @x = a, ये कैसे ज्ञात होता है? ये जो हमको अवकलज प्राप्त हुआ है f'(x), इसमें x के स्थान पर a रखने पर ये मान प्राप्त होता है। किसी अवकलज का मान किसी दिए गए बिंदु पर यानी x बराबर a पर f' प्राप्त होता है x के स्थान पर a रखने पर। f' ही जो है दिए गए अवकलज का मान होता है और ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यूनिक होता है यानी एक और केवल एक ही मान हमको प्राप्त होगा। लेकिन ये बात जो है समाकलन के लिए सत्य नहीं है। कैसे? समाकलन दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार का समाकलन होता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है, एक निश्चित समाकलन होता है। तो पहले हम अनिश्चित समाकलन की चर्चा करेंगे। अनिश्चित समाकलन का मतलब कोई फलन दिया गया है fx dx, fx दिया गया है और dx के सापेक्ष इसका जो हम समाकलन करते हैं तो हमें पूर्वक प्राप्त होता है, प्रतिफलज कैपिटल fx के रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बताया था, एक साथ में स्वेच्छ अचर c भी प्राप्त होता है, जिसको हम लोग समाकलन नियतांक कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और c एक स्वेच्छ अचर होता है। c का मान अपनी इच्छा के अनुसार लिया जा सकता है। c का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हैं, या दिए गए कंडीशन के हिसाब से c के भिन्न भिन्न मान ज्ञात भी किए जा सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि c का भिन्न भिन्न हम मान ले सकते हैं तो हमको जो समाकलन कैपिटल fx प्राप्त होगा ये भी भिन्न भिन्न मान हमको प्राप्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि हमको जो समाकलन प्राप्त होगा वो अद्वितीय नहीं होगा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब समाकलन हम अनिश्चित करते हैं, अनिश्चित तरीके से जो समाकलन किया जाता है उस स्थिति में जो हमको समाकलन प्राप्त होता है वो स्वेच्छ अचर के साथ प्राप्त होता है। चूंकि स्वेच्छ अचर के अनेकों मान लिए जा सकते हैं, अतः अनिश्चित समाकलन जो है वो अद्वितीय नहीं होता, उसके भिन्न भिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन निश्चित समाकलन में ऐसा नहीं होता। निश्चित समाकलन में हमको एक निश्चित वैल्यू ही प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं किसी दिए गए अंतराल में हम किसी फलन fx का समाकलन करते हैं, मान लेते हैं वो अंतराल a b, a को निम्न सीमा ले लिया जाता है और b को उच्च सीमा ले लिया जाता है। तो निम्न सीमा a और उच्च सीमा b के अंतराल के बीच में अगर हम किसी दिए गए फलन का समाकलन करते हैं तो हमें जो समाकल प्राप्त होता है तो उसके दो मान प्राप्त होते हैं, a to b के बीच में प्राप्त होते हैं और इनको हम fb माइनस fa के द्वारा प्रकट करते हैं। इसमें स्वेच्छ अचर के लिए कोई स्थान नहीं होता, अतः ये मान निश्चित मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब समाकलन में दो कंडीशंस आ जाती हैं। मान के हिसाब से अगर देखें कि अगर हम अनिश्चित समाकलन करेंगे तो प्राप्त समाकल अद्वितीय नहीं होगा, अनेकों मान प्राप्त होंगे। लेकिन अगर दिए गए अंतराल a और b के बीच में हम निश्चित समाकलन करते हैं तो हमें एक निश्चित मान ही प्राप्त होता है। अवकलन और समाकलन के मध्य जो अंतर है उसे इनका ग्राफीय निरूपण करके बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कैसे? पहले अवकलन, मान लेते हैं कि कोई फलन y = fx दे रखा है। अगर इस y = fx फलन को हम किसी तरीके से किसी वक्र के रूप में प्रकट कर सकें, मान लें कि इस तरीके से ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और कोई वक्र इस तरीके से लिया गया है जिसको हम y = fx के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसी दिए गए बिंदु पर मान लेते हैं कि x = a पर क्या होता है कि हमको एक सूक्ष्म अवयव प्राप्त होता है अवकलन करने से, x = a। तो x = a यानी x बराबर a पर जो है फलन का x के सापेक्ष अवकलन, मान लेते हैं कि ये dy/dx है और ये x = a पे निकाला गया है। तो ये क्या निरूपित करेगा कि सूक्ष्म बिंदु x = a पर खींची गई
स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन को प्रदर्शित करेगा। इस टेंजेंट लाइन जो स्पर्श रेखा जो खींची गई इसकी प्रवणता को निरूपित करता है क्या, dy/dx। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फलन y = fx दे रखा है तो x के सापेक्ष जो dy/dx जो होता है वह x = a पर दिए गए बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। dy/dx जो है x = a पर इसको परिवर्तित करता है, खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन की प्रवणता को व्यक्त करता है अवकलन में। अब समाकलन पे आ जाते हैं। समाकलन में चूंकि दो स्थितियां हैं, पहली अनिश्चित समाकलन की, दूसरी निश्चित समाकलन की, तो पहले हम अनिश्चित समाकलन में आते हैं। अब ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई फलन fx दे रखा है और अगर उसका हम समाकलन करते हैं तो हमें कैपिटल Fx प्लस c जो है पूर्वक या प्रतिएपकलज या समाकल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये किसको निरूपित करेगा, मान लेते हैं ये भी इसी फलन को निरूपित करता है, x अक्ष और y अक्ष इस तरीके से कैपिटल Fx। अब यहाँ पर विभिन्न स्थितियां हैं, क्योंकि इस समाकल के साथ प्रतिएपकलज के साथ स्वेच्छाचर के रूप में c भी लगा हुआ है, तो जो हमको फलन प्राप्त होगा तो हम उसको प्रतिएपकलज प्राप्त होगा उसको हम कैपिटल Fx प्लस c का नाम दे सकते हैं। अब चूंकि c स्वेच्छाचर है, c के अनेकों मान लिए जा सकते हैं, c के भिन्न भिन्न मान लेकर हमको भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होंगे। कैसे, सारे वक्र एक ही स्वरूप के होंगे, जैसा वक्र मिला है इसी प्रकार का हमको एक और वक्र प्राप्त हो सकता है। किस कंडीशन में, जब हम c के स्थान पर क्या ले लें, c1 ले लें, यानी c का c के अतिरिक्त कोई अन्य मान जो हमने c1 ले लिया है तो उसके हिसाब से एक नया वक्र हमको प्राप्त हो जाएगा। दोनों वक्रों का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा होगा, केवल x अक्ष या y अक्ष के सापेक्ष इनकी स्थितियां जो हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे c1 लेकर हमने एक अन्य वक्र प्राप्त कर लिया है, ऐसे ही हम c की कोई एक अन्य वैल्यू लेकर ऐसा ही मिलता जुलता एक और भी वक्र प्राप्त कर सकते हैं कैपिटल Fx प्लस c2 के रूप में। ऐसा ही एक और वक्र प्राप्त किया जा सकता है मिलता जुलता, जिसको हम Fx प्लस c3 के रूप में कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनिश्चित समाकलन की स्थिति में हमको एक ही जैसे मिलते जुलते अनेकों वक्र प्राप्त होते हैं जो c के स्वेच्छाचर के भिन्न भिन्न मान लेने पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो वक्र हमको प्राप्त होते हैं इनको हम वक्र परिवार कहते हैं। वास्तव में अनिश्चित समाकलन से हमको एक वक्र परिवार प्राप्त होता है, जिसका एक जनरल जो सॉल्यूशन होता है, व्यापक जो हल होता है वो कैपिटल Fx प्लस c के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर जो वक्र हमने लिए हैं ये कोई मानक वक्र नहीं है, लेकिन कोई उदाहरण लेकर हम इन वक्रों को आसानी से मानक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मानक रूप से मतलब कि हो सकता है कोई वक्र किसी रेखा को प्रदर्शित करे, अगर वो वक्र परिवार होगा तो एक ही जैसे यानी एक दूसरे के समांतर कई सारी रेखाओं का परिवार हमको मिल जाएगा। यदि कोई वक्र किसी परवलय को निरूपित करता है तो उसी के भिन्न भिन्न मान लेकर हम कई सारे उसी तरीके के परवलय प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम परवलय परिवार कहेंगे। अगर मान लेते हैं कि वक्र के रूप में हमको कोई दीर्घवृत्त प्राप्त होता है तो c के भिन्न भिन्न मान लेकर हम कई सारे दीर्घवृत्त प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी x अक्ष या y अक्ष के अनुसार स्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। या इस तरीके से अनेकों वक्र प्राप्त किए जा सकते हैं जो मानक वक्र होंगे, लेकिन c के भिन्न भिन्न मान लेकर उनके कई सारे कर्व खींचे जा सकते हैं, और इस तरीके से हम कहते हैं कि वो हमको एक वक्र परिवार पूरा प्राप्त हो सकता है। वो चाहे दीर्घवृत्त का परिवार हो, चाहे सरल रेखा का परिवार हो, चाहे परवलय का परिवार हो, या अति परवलय का परिवार हो, या अन्य किसी प्रकार का कोई वक्र है उसका परिवार हो सकता है। कहने का मतलब ये स्पष्ट है कि अनिश्चित समाकलन की सहायता से हमें किसी वक्र का परिवार प्राप्त होता है। अब अनिश्चित समाकलन में क्या है ये हम देख चुके हैं। निश्चित समाकलन में क्या है, निश्चित समाकलन यानी कि अगर हम किसी दिए गए अंतराल के अंतर्गत किसी फलन का समाकलन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। दी गई सीमाओं के बीच का क्या मतलब है, जब हम एक न्यूनतम सीमा a चुन लेते हैं, निम्न सीमा a चुन लेते हैं और कोई उच्च सीमा b चुन लेते हैं, तो उसके मध्य जो समाकलन होता है उसे हम बंद अंतराल के मध्य या दिए गए अंतराल के मध्य समाकलन करना कहते हैं, और ये निश्चित समाकलन होता है।
मान लेते हैं कि कोई फलन इस तरीके से हमको प्राप्त हुआ है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी के रूप में समाकलन की सहायता से। और अगर हमको कोई दो सीमाएं ए और बी दे रखे हैं, ए निम्न सीमा है, बी कोई उच्च सीमा है, तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ये कोई x बराबर a पे कोई बिंदु लिया गया है, इसको हम कैपिटल एफ ए कह सकते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु लिया गया है, x इक्वल्स टू बी लिया गया है, तो जिसको हम कैपिटल एफ बी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो निश्चित समाकलन में हमको क्या प्राप्त होता है, वक्र x अक्ष और दी गई कोटियां x बराबर a और x बराबर b वास्तव में कोटियां कहलाती हैं। तो दी गई कोटियों x अक्ष और वक्र के मध्य जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, ये हमको प्राप्त होता है। कब? जब हम किसी फलन का निश्चित समाकलन करते हैं दो दी गई सीमाओं के बीच में। कहने का मतलब ये है दिए गए अंतराल के मध्य यदि किसी हम वक्र का किसी दिए गए फलन का समाकलन करते हैं तो हमें बदले में वक्र x अक्ष और दी गई कोटियों के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल प्राप्त होता है, और इसे हम फलन का क्षेत्रफल फलन कहते हैं, ax कहते हैं, ax के द्वारा निरूपित करते हैं। कहने का मतलब ये है अगर हम किसी दिए गए फलन का समाकलन करेंगे दी गई सीमाओं के बीच में बंद अंतराल में, तो हमें उसके बदले में उसका क्षेत्रफल फलन प्राप्त होगा। क्षेत्रफल फलन, और यही समाकलन की बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसकी सहायता से यानी समाकलन की सहायता से हम किसी दिए गए वक्र और अक्षों के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल फलन की जो कंसेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसके आधार पर ही फलन की दो महत्वपूर्ण प्रमेयों का प्रतिपादन किया गया है, जिनको हम कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम्स भी कहते हैं, जो आने वाले पाठों में आप सीखेंगे। अब फलन और समाकलन में एक अंतर और भी है, वो क्या है? पहले फलन के बारे में देखते हैं। अगर कोई बहुपद दे रखा है और उसकी पावर n दे रखी है, तो ddx करने से यानी कि अवकलन करने से दिए गए चर के सापेक्ष n पावर या n घात का जो पॉलिनोमियल होता है, डिफरेंशिएशन के बाद उसकी जो डेरिवेटिव हमको अवकलज मिलता है उसकी पावर n-1 हो जाती है, यानी उसकी पावर में एक की कमी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल दे रखा y इक्वल्स टू x की पावर n, और अगर हम y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं या ddx करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? nx की पावर n-1, यानी जो डेरिवेटिव हमको मिलता है उसकी पावर में एक की कमी हो जाती है। अगर n पावर का कोई पॉलिनोमियल है, उसका हम ddx कर रहे हैं, तो जो डेरिवेटिव मिलेगा उसकी एक पावर कम हो जाती है, उसकी पावर में एक की कमी हो जाती है। समाकलन पे आ जाते हैं। अगर समाकलन यानी इंटीग्रेशन हमको करना है और कोई पॉलिनोमियल x की पावर n दे रखी है और हम इंटीग्रेशन करते हैं दिए गए चर के सापेक्ष, तो क्या होता है? तो हमको जो मिलेगा प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव जो हमको मिलेगा उसकी एक पावर बढ़ जाती है। जैसे कि अगर x की पावर n के रूप में कोई फंक्शन दे रखा है, उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के सापेक्ष यानी dx दे रखा है, तो हमको जो इंटीग्रैंड मिलेगा, इंटीग्रल जो मिलेगा, तो उसकी पावर क्या हो जाती है? x की पावर n+1 हो जाती है, n+1 प्लस यानी समाकलन में दिए गए बहुपद की पावर 1 बढ़ जाती है। अगर n पावर का कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो हमको प्रति अवकलज मिलेगा, इंटीग्रल मिलेगा, उसकी एक पावर बढ़ जाएगी। अगर n पावर का कोई पॉलिनोमियल है तो उसके इंटीग्रल की पावर n+1 हो जाएगी। ये एक डिफरेंस है अवकलन और समाकलन में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। इस तरीके से हमने इस वीडियो में डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन के बारे में कई सारे तथ्यों को जाना और उनको समझा। इससे पता लग जाएगा कि वास्तव में दोनों में किस तरीके से डिफरेंशिएट दोनों को किया जा सकता है, दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अब एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा हम अवकलन और समाकलन की संक्रियाओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई कण गतिशील है और उसके द्वारा किसी समय पर तय की गई दूरी
एस जो है वो समय टी पर निर्भर कर रही है। हम कह सकते हैं कण के द्वारा चली गई दूरी समय का एक फलन है। जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे कण के द्वारा चली गई दूरी भी प्रोग्रेस करेगी, बढ़ेगी। अब हम बहुत आसानी से एस का टी के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा ds अपान dt इक्वल्स टू क्या, एफ डैश टी, यानी एफ का अपलज अपल गुणांक एफ डैश टी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ds अपान dt क्या है, ds अपान dt वास्तव में सूक्ष्म समय अंतराल में चली गई सूक्ष्म दूरी है कण के द्वारा, कण के द्वारा दिए गए सूक्ष्म अंतराल में चली गई सूक्ष्म दूरी है, जिसको भौतिक विज्ञान में हम वेग के द्वारा परिभाषित करते हैं। कहने का मतलब ds अपान dt जो है वेग से परिभाषित किया जाता है, v इक्वल्स टू ये हो जाता है ds अपान dt f डैश t, यानी दूरी का कोई फलन समय के रूप में दिया गया है तो उस दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हम बहुत आसानी से कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें समय का कोई विशेष मान दिया गया t बराबर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, अगर t का कोई दे रखा है तो उस t बराबर 2 सेकंड या 5 सेकंड डालकर फलन में जो हमको प्राप्त होगा उसकी सहायता से उस विशेष पर्टिकुलर समय पर हम कण का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। अब समाकलन पर आते हैं। मान लेते हैं कि कोई कण गतिशील है और उसका वेग जो है v दिया गया है। हम जानते हैं वेग जो समय का फलन है, तो वेग का समाकलन सूक्ष्म समय अंतराल dt के सापेक्ष किया जा सकता है और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जिसकी सहायता से हमको कण के द्वारा चली गई दूरी s प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भी दिए गए समय अंतराल में, चूंकि हम जानते हैं समाकलन जो है निश्चित समाकलन की अगर हम बात करें तो ये दिए गए समय अंतराल में किया जाता है, दिए गई सीमाओं के बीच में किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि फलन जो है t का एक फलन है, दिया गया फलन v जो t का एक फलन होता है, तो दिए गए समय अंतराल के मध्य अगर हम समाकलन करेंगे वेग का तो हमें उसके बदले में उस समय अंतराल में चली गई दूरी प्राप्त हो जाएगी। ये बेसिक अंतर है दोनों में, अवकलन और समाकलन की संक्रियाओं में। और इससे बहुत से सवाल जो है भौतिक विज्ञान में भी पूछे जाते हैं। गति के समीकरणों की स्थापना समाकलन के द्वारा ही की जा सकती है और बहुत से उदाहरण जो है, बहुत से सवाल जो है गणित में भी पूछे जा सकते हैं। अंत में हम ये जानेंगे कि अवकलन और समाकलन में पारस्परिक संबंध क्या है। अगर किसी फलन पर दोनों ही संज्ञाएं एक साथ लगा दी जाए तो क्या प्राप्त होगा। वास्तव में अगर किसी फलन पर, दिए गए फलन पर हम अवकलन और समाकलन की संक्रियाओं को एक साथ इस्तेमाल कर देते, प्रयोग कर देते हैं तो हमें वही फलन प्राप्त हो जाता है। कैसे? मान लेते हैं कि कोई फलन f(x) दे रखा है और पहले इसका हम ddx करते हैं दिए गए चर के सापेक्ष, और बाद में हम जो हमको प्राप्त होगा अवकलज, जिसका हम समाकलन कर देते हैं दिए गए चर के सापेक्ष, तो हमको वही फलन जो हमने f(x) लिया था वही हमको प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि समाकलन जो है अवकलन की संक्रिया को निरस्त कर देती है, या अवकलन जो है समाकलन की क्रिया को निरस्त कर देती है। आगे इसका उपयोग कैसे होगा समझना बहुत आसान है। अगर किसी दिए गए फलन पर अवकलन की संक्रिया लगी हुई है और हम उस अवकलन की संक्रिया को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको समाकलन करना पड़ेगा। और अगर किसी फलन के ऊपर समाकलन की संक्रिया लगी हुई है उसको हम हटाना चाहते हैं तो हमें क्या काम करना होगा, तो हमें उसका अवकलन करना होगा। इसके बहुत से उपयोग आगे हमको देखने को मिलेंगे, हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो हमको दे दिया गया है s बराबर, हम जानते हैं dv/dt, जैसे हम जानते हैं v = क्या होता है, ds/dt होता है। हम देख रहे हैं दूरी पर जो है अवकलन की संक्रिया लगी हुई है। अगर हम इस अवकलन की संक्रिया को हटाना चाहते हैं तो हमें दोनों का समाकलन कर देना होगा। कैसे समाकलन करेंगे, त्रिशी गुणा कराने से हमको ये v dt प्राप्त हो जाएगा और इधर रह जाएगा ds। अब चूंकि ये यहाँ पर अवकलन की संक्रिया लगी हुई है तो इसको अगर हटाना चाहते हैं तो हमें दोनों ही तरफ जो है इनका समाकलन कर देना होगा। जो भी आंसर प्राप्त होगा वो एक बात है, दी गई सीमाओं के अंतर्गत दोनों का समाकलन
किया जा सकता है, जिससे हमको आगे गति का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। वो हमारे अभी अध्ययन क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इससे आपको कुछ लाभ हुआ है, कुछ समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी सीखने की श्रृंखला लगातार चलती रहे। धन्यवाद।